Hello everyone, welcome to CIZ Plus, India's #1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर द इंजीनियर्स। और आप देख रहे हैं थर्मो एनालिसिस लेक्चर, जिसमें आज मैं एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऑन द टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स पर डिस्कस करूंगा। हमारा पर्पज सिर्फ क्वेश्चन पर्पज सॉल्व करना नहीं है, हमारा पर्पज है कि इन क्वेश्चन के जरिए कंसेप्ट को इंटरलिंक करना और पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करना विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप ऐसा करना सीख जाते हो तो सिर्फ आप जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हो, जैसे बहुत लोग बोलते हैं सर हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लिए बट फिर भी हमारे मार्क्स कम आए, वो वजह यह है कि आप क्वेश्चन को लगाते हो सिर्फ, उससे इंटरलिंक जो भी कंसेप्ट है उनको पढ़ने की कोशिश नहीं करते हो। कई बार ऐसा होता है कि अगली बार जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उन्हीं के कंसेप्ट से निकाल के एक क्वेश्चन बना दिया जाएगा या फिर उन्हीं के ऑप्शन से निकाल के एक क्वेश्चन बना दिया जाएगा। तो आप सारी चीजों को समझने की कोशिश किया करो, कैसे इंटरलिंक करना है वो मैं यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो उससे रिलेटेड और क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, उससे रिलेटेड क्या कंसेप्ट है, उनको साथ ही साथ वहीं पर डिस्कस करते रहो। और इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो आपकी पूरी सब्जेक्ट भी रिवाइज होगी और आप चीजों को इंटरलिंक करना सीख जाओगे और कंसेप्ट को ज्यादा लंबे समय तक याद कर पाओगे। क्लियर है ना? ठीक है, दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ना स्टार्ट किए हैं, अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, एक एंड पे जाके आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देयर इज नो एनी शॉर्टकट फॉर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, यू हैव टू रीड ओनली, यू हैव टू डू हार्ड वर्क। बट हाँ, देयर इज अ वे ऑफ डूइंग हार्ड वर्क विद द स्मार्ट वे। क्लियर है कि हमको अब वही चीजें पढ़नी है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं और जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है और इनके क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं कंसेप्ट के। दिस इज द वे ऑफ लर्निंग या फिर वे ऑफ रीडिंग। क्लियर है ना? तो अब ये सारी चीजें पढ़नी कैसे, आप कैसे सेलेक्ट करोगे, कैसे फिल्टर करोगे, उसकी चिंता नहीं करनी है। आपके लिए स्पेशली कोर्स डिजाइन किया गया सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, कि जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा या फिर जिन्होंने पढ़ लिया है वो भी रिवाइज कर सके उन इंपोर्टेंट टॉपिक्स को। ईच एंड एवरी टॉपिक्स विल बी कवर्ड बाय अस इन अ, कौन सा कोर्स है उसका नाम, उसका कोर्स का नाम है, इधर देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये है एसएससी जेई फुल न्यूट्रिशन कोर्स। आपको दिखाई दे रहा है पैक जिसे बोला गया है, फुल्ली न्यूट्रिशन कर देगा आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बोल रहा है ये, इसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल होंगी सर वो बता दो। देखना, सबसे पहली चीज कि ये फास्ट ट्रैक कोर्स है। फास्ट ट्रैक कोर्स का मतलब कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट को आपको बताया जाएगा विद द हेल्प ऑफ हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स, और आपके लिए सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है एसएससी जेई के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और इसी टॉपिक से रिलेटेड एक टेस्ट सीरीज भी फ्रेम की गई है ताकि आप प्रैक्टिस कर सको इन टेस्ट, यहां से कंसेप्ट पढ़ो, यहां पर टेस्ट सीरीज लगाओ। उसके साथ साथ एसएससी जेई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में यहां पर भी करा रहा हूं, वहां पर भी आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग। देन आफ्टर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का पूरा कोर्स दिया गया है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का दिया गया है और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। ये क्यों दिया गया है? क्योंकि दीज आर द फंडामेंटल सब्जेक्ट्स और यू हैव टू लर्न दीज सब्जेक्ट्स बिफोर लर्निंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। क्लियर है ना? कि किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको लर्न करना है तो बेसिक्स एंड फंडामेंटल आपको आने चाहिए, और बेसिक फंडामेंटल अगर आपको आ गए तो आपको कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ इवन एसएससी जेई के एग्जाम में नहीं, किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे तो आप चीजों को सोल्व कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे ज्यादा से ज्यादा, बट पढ़ना तो आपको पड़ेगा। ये हमने आपके लिए डिजाइन किया गया है। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मिलेगा कहां से? ये मिलेगा CIZplus.com से, CIZplus.com वेबसाइट से, www भी लगा लेना, ये सब जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर जाओ, विजिट करो और आराम से आनंद पाओ और आज से ही पढ़ना शुरू कर दो, देरी नहीं करनी है। दूसरी चीज, एक ऐप भी है हमारा CIZ Plus नाम से, एंड्रॉइड ऐप, आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हो और यहां पर भी आपको ये कोर्स अवेलेबल मिल जाएगा। आप अपने मोबाइल से भी लेक्चर्स देख सकते हो, चीजों को समझ सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है, नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जो भी यहां पर चीजें पढ़ाई गई हैं आपको इन्हीं क्लास के पूरे कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हो तो। ठीक है, इधर देखो, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। बाकी का आपको पता ही है कि अगर आपने हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को तो प्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। और हमारा लिंक भी दिया होगा इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम नहीं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का, ताकि आपको हर एग्जाम के नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलते रहे। आगे बढ़े हम, बिल्कुल बढ़ो सर, कोई दिक्कत नहीं। लो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन पर ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, कंसेप्ट को इंटरलिंक करना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। पहले आप मुझे आंसर बताओ इसका क्या होगा। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोलता है कि विच फॉर्मूला इज करेक्ट
डेपिक्शन ऑफ स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व। सीधी बात करो सर, नो बकवास, सीधी बात क्या कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व की बात कर रहा है। ठीक है, एडियाबेटिक कर्व सबसे पहले हम जानते हैं पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर मुझे स्लोप निकालना है तो ये किस किस के रेस्पेक्ट में होगा, प्रेशर और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, तो दे भी रखा है उसने, मतलब डीपी अपॉन डीवी पूछ रहा है। देखो डायरेक्ट अगर याद है आपको तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्जामिनेशन में इतना समय नहीं है कि आप इसको प्रूव करो, ड्राइव करो। डेरिवेशन भी मैंने कराए हुए हैं, आप जाके देखो एक बार कोर्स, आपको मिल जाएगा। बट इसका स्लोप क्या होता है, ये होता है माइनस के गामा टाइम्स पी अपॉन वी के बराबर। ठीक है, इसका एडियाबेटिक कर्व का। लेकिन आपसे यह भी पूछ सकता है कि आइसोथर्मल कर्व का क्या होगा, तो आइसोथर्मल कर्व का भी यहीं पर लिख लो। आइसोथर्मल अगर कर्व होता है, आइसोथर्मल कर्व क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका स्लोप पूछता है डीपी अपॉन डीवी, तो ये होता है माइनस के पी अपॉन वी। अब यहां से क्या समझना है, देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है कि स्लोप ऑफ आइसोथर्मल माइनस के पी अपॉन वी और स्लोप ऑफ एडियाबेटिक माइनस के गामा टाइम्स पी अपॉन वी। क्लियर है ना। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि सर एडियाबेटिक का स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व इज इक्वल टू गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व है। बिल्कुल है, ये भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। मतलब स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व इज मोर स्टीपर देन द आइसोथर्मल कर्व, कैसे भी क्वेश्चन हमारा फ्रेम हो सकता है। तो ये हमने देखा, ऑप्शन कहां मैच कर रहा है, दिस इज द ऑप्शन, ये वाला मैच कर रहा है। क्लियर है ना। तो बाकी क्या ये दे रखा है हमारा आइसोथर्मल का, किसका, ये आइसोथर्मल पीवी इक्वल टू कांस्टेंट का। बाकी का कोई किसी का स्लोप है नहीं, ये तो गलत है। क्या इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक। कितने लोगों का सही हुआ जल्दी बता दो, यस और नो। सबका ठीक है, बहुत अच्छे। कितने लोग ये चाहते हैं, हाँ मैं एक बार आज डिस्कस कर लेता हूं, कितने लोग चाहते हैं कि इस क्लास को लाइव क्लास में कन्वर्ट किया जाए, जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं इसको हम लाइव क्लास में कन्वर्ट करें, ताकि आपका हमारे से इंटरेक्शन बनता रहे। कितने लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड है वो भी पता चले, ताकि हम आपको डायरेक्टली गाइड भी कर सके। तो आपको कमेंट करना है इस वीडियो के नीचे, कितने लोग सीरियसली चाहते हैं कि हाँ सर लाइव क्लास में इसको लेक्चर को कन्वर्ट करो, और दूसरा टाइम पीरियड बढ़ाना चाहते हो, क्वेश्चन नंबर बढ़ाना चाहते हो, तो आपका फीडबैक ही यहां पर सारी चीजें करवाएगा। क्लियर है ना। तो आप जो भी चाहते हो, आपकी क्या चाहत है, क्या मन के अरमान है, क्या दिल की इच्छा है, वो आप कमेंट करके बता दिया करो, ताकि हम उन अरमान को, उन इच्छाओं को, आपकी चाहत को पूरा करने की कोशिश करें। 100% हमारी भी गारंटी नहीं करी देंगे। क्लियर है ना। बट हाँ कोशिश जरूर कर सकते, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लो तो सर क्या बात है, इधर देखो, दूसरा क्वेश्चन पे फोकस करो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इधर देखो क्या है, परफेक्ट गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस वाज हीटेड अंटिल इट्स वॉल्यूम वाज डबल्ड। मतलब कोई परफेक्ट गैस है, उसको मैं हीट कर रहा हूं। ठीक है, परफेक्ट का मतलब आइडियल गैस मान लो। द टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी नाउ, मतलब अगर उसका वॉल्यूम डबल कर दिया तो टेम्परेचर क्या होगा, कि मान लेते हैं V2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V1 हो गया। बोल रहा टेम्परेचर बताओ T2 क्या होगा। बहुत अच्छे, कैसे कर रहा है, एक आइडियल गैस की इक्वेशन जिसे बोलते हैं PV इक्वल टू MRT। मतलब कहने का अगर वो वॉल्यूम और टेम्परेचर के साथ रिलेशन पूछ रहा है, बाकी की चीजें कांस्टेंट होंगी, दी नहीं है तो कांस्टेंट है, तो हम तुरंत बोलेंगे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फ्रॉम दिस इक्वेशन मैं बोल सकता हूं V2 अपॉन V1 इक्वल टू T2 अपॉन T1। वेरी गुड। और उसने T2 पूछा है तो मैं लिख दूंगा T2 इक्वल टू T1 इंटू V2 अपॉन V1, और V2 अपॉन V1 लिखेंगे तो 2V1 अपॉन V1, इससे से चीर दो। मतलब T2 की वैल्यू ट्वाइस ऑफ T1 होगी, और T1 दे रखा है उसने कितना, T1 की वैल्यू माय डियर 27 डिग्री सेल्सियस। अब बहुत से लोग गलती कहां करेंगे, देखो गलती मैं बता रहा हूं आपको, मिस्टेक होगी सबसे, आंसर मैच ही नहीं करेगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का और आ जाएगा 54। कहीं दिखाई दे रहा है, बोलो सर 54 यहां दिखाई दे रहा था 0, और अपनी मर्जी से ऐड कर दिया और तबाह हो गए, माइनस के 0.25 लेके आ गए एग्जामिनेशन में। क्यों, क्योंकि दिमाग नहीं लगाया। जब इस इक्वेशन को पढ़ते हैं तब ये टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होता है, इसमें होता है केल्विन में, तो यहां पर भी केल्विन में रखो ना, तो 27 प्लस 273 करेंगे तब केल्विन आएगा, और ये होता है 300 केल्विन, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके T2 आएगा 600 केल्विन। T2 की वैल्यू 600 केल्विन है, तो अब हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर देंगे, तो T2 600 में से 273 घटा दो तो ये बच रहा होगा 327 डिग्री सेल्सियस, और दिस इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन। गलतियां करते हैं लोग, क्यों, क्योंकि ना तो यूनिट का ध्यान रहता है, ना आइडियल गैस इक्वेशन में क्या क्या यूनिट्स क्या होती हैं। प्रेशर की यूनिट हमेशा किस में रखेंगे, किलो पास्कल, कब, जब ये आर भी क्या हो, किलो जूल पर केजी केल्विन में हो।
अगर ये किलो जूल है तो ये किलो जूल में होगा, किलो पास्कल में होगा, और अगर ये जूल में है तो ये पास्कल में होगा। वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है, मास केजी में होता है। क्लियर है ना? तो दीज आर द यूनिट्स रिगार्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन। क्या इतना क्लियर हुआ? बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जल्दी से देखो क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, सबका हो गया होगा उम्मीद करता हूं। अब बताओ इसका आंसर, आंसर बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्या बात कर रहा है? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अब तो बहुत से लोग तो ये समझ रहे होंगे डाल्टन्स लॉ क्या है। ये प्रेशर का लॉ है। द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू, जब हमारे गैस मिक्सचर की बात करते हैं, जब एक से ज्यादा अधिक गैस मिक्स कर देते हैं, गैस मिक्सचर, ठीक है, तब जो गैस मिक्सचर का टोटल प्रेशर निकालते हैं, टोटल प्रेशर वो निकालते हैं किसकी हेल्प से? बाय डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से हम निकालते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ये क्या कहता है इसको समझना है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, इधर समझो। डाल्टन्स लॉ कि अगर टोटल प्रेशर हमें चाहिए, टोटल प्रेशर जो होगा किसका? मिक्सचर का, इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच सब्स्टिट्यूएंट, या फिर हम ये बोल सकते हैं ईच कॉन्स्टिट्यूएंट इन द मिक्सचर। दिस इज द लॉ ऑफ डाल्टन्स। अब यहां ऑप्शन में देख लो, ग्रेटर ऑफ द पार्शियल, ये सब भाई आते हैं, ग्रेटर जहां पर भी दिख रहा है सब खत्म है, ग्रेटर खत्म। एवरेज ऑफ द पार्शियल की बात नहीं की, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल, ऑल का मतलब जितना भी गैसेज होंगी, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, यही ऑप्शन है। सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड का कहां से आ गया मतलब, कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। दिस इज द लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या बताता है? मिक्सचर के केस में होता है। आप चीजें याद रखोगे, समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बात कर रहा है किसकी? थ्रॉटलिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है। सब जानते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस एंथैल्पी कांस्टेंट पर होती है। जहां एंथैल्पी कांस्टेंट है उसे बोलते हैं थ्रॉटलिंग। क्या बोलते हैं? थ्रॉटलिंग। और एंथैल्पी बात करते हैं तो ये स्पेसिफिक एंथैल्पी लिखा है मैंने, स्पेसिफिक एंथैल्पी। अगर मैं कंप्लीट एंथैल्पी की बात करता हूं, ये पर यूनिट मास है, तो H एंथैल्पी होता है U प्लस PV के बराबर। ये होता है एंथैल्पी और इसकी यूनिट होती है किलो जूल। अगर मैं इसे स्मॉल में कन्वर्ट कर देता स्पेसिफिक में, तो छोटा U होता, प्रेशर इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम होता, और इसकी यूनिट होती किलो जूल पर केजी। ये चीजें याद रखनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पर देखो प्रेशर है, V क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम, यहां कंप्लीट वॉल्यूम, और ये U क्या है? इंटरमोलिक्यूलर एनर्जी। क्या? मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी एनर्जी होगी। एंड दिस इज द स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। किसने बताया था? जूल्स एक्सपेरिमेंट ने। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं लास्ट क्लास में। ठीक है, तो हमने इतनी सारी चीजें इंटरलिंक कर ली। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या सेम रहेगा? स्टीम एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। नीचे ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है। एंट्रोपी जहां कांस्टेंट रहती है उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसेंट्रोपिक। क्या बोलते हैं? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। जिस प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट हो, एंट्रोपी कांस्टेंट, दैट प्रोसेस इज नोन एज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। और इसी को हम कई बार बोल देते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। दिखाई दे रहा है ना आपको? नहीं दिखाई दे रहा इधर? तो यहां पर सुनाई तो दे रहा होगा। इसको एंट्रोपी लिख लेना, इसको रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस लिख लेना। ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है? एक बार सुन लो, इधर नहीं दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये आंसर क्या हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? आपको मैं समय देता हूं, आप करो एक बार आंसर बताओ इसका। मैं आराम से आपको 2-3 सेकंड दे रहा हूं, बस 2-3 सेकंड का क्वेश्चन है। जैसे ही देखोगे टिक मार दोगे। फिर लोग बोलते हैं सर क्वेश्चन करने के लिए समय कम पड़ गया। समय इसलिए कम पड़ गया, आपको कंसेप्ट आते ही नहीं थे। कभी भी समय कम नहीं पड़ेगा, याद रखना। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। एसएससी जेईई के पेपर में कभी समय कम नहीं पड़ता। हाँ, ये बात जरूर है, आपको चीजें आती नहीं है और आएंगी तब जब आप पढ़ाई करोगे। सिंपल सा लॉजिक है और इसमें कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत टॉप विषय नहीं है। क्लियर है ना? अगर आप चीजों को पढ़ोगे अच्छे से तो आपको चीजें आएंगी। आप समय के साथ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करोगे, ये 100% गारंटी है। ये हमने खुद एक्सपीरियंस किया है, फील किया है। ठीक है, और समय की भी कैलकुलेशन मैंने बताई थी। आप उस तरह से अगर आप करते हो, टाइम पीरियड को उस तरह से डिवाइड करके एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करते हो, तो आप पर कभी भी समय की पाबंदी नहीं होगी, समय कम नहीं पड़ेगा। आप इवन पूरे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हैं उनको 2 बार, 1 बार रिवाइज भी कर लोगे कि हाँ कौन सा क्वेश्चन हमको स्किप हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन हमको क्रॉस चेक करना है।
ऐसा कर लोगे, ऐसा होता है। हम ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं जो फील हुई हैं। देखो क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, इधर आ जाओ। बाकी जो समय का एक्सक्यूज नहीं देना किसी को, समय कम नहीं पड़ता कभी एग्जामिनेशन में, उसी के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करो। देखो फॉर अ गैस, गैस की बात कर रहा है विद एन डिग्री ऑफ फ्रीडम। एन क्या दे रखा है यार, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, दिस थर्मोडायनामिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी टू डिफाइन द स्टेट ऑफ सिस्टम इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ गया, 2 का मतलब 2 ऐसी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी बताओ जो उसके स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन कर रही होंगी, यही है डिग्री ऑफ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनामिक्स। लेकिन जब हम थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ते हैं वहां पर चीजें चेंज हो जाती हैं, वहां पर हम बात करते हैं मोशन की, मूवमेंट कितना हो रहा है, कितने ऐसे मूवमेंट होंगे जो हमें क्या बता रहे होंगे, कितने नंबर ऑफ मूवमेंट जो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बताते हैं, ठीक है। जब थ्योरी ऑफ मशीन के क्वेश्चन कराएंगे तब भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो व्हाट विल बी द सीपी अपॉन सीबी, सीपी अपॉन सीबी सब जानते हैं। सीपी क्या है, एक चीज तो सबको पता होगी, सीपी अपॉन सीबी सर गामा के बराबर होता है, और इसी को बोलते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स, एडियाबैटिक इंडेक्स। और यहीं पर रिलेट कर लो, अगर गामा की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में पूछता है तो ये होता है 1 + 2 अपॉन n के बराबर। डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया है गैस का, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तब अगर देता है तब हम गामा निकाल लेते हैं 1 इससे। तो ये देखो अगर आपको आता है तो कर लोगे, नहीं आता है बैठे रहो एग्जाम में, 2 साल तक बैठे रहो तब भी नहीं आएगा क्यों, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक था, अगर फॉर्मूला याद था तो क्वेश्चन हो गया, नहीं याद था तो नहीं हुआ, कंसेप्ट पता है तो हो गया। बाकी इसमें मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड भी नहीं लगती क्वेश्चन को अटेम्प्ट पढ़ने में और करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्या बोलता है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ रियल गैस। किसकी बात कर रहा है, रियल गैस की बात कर रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहीं से निकल के आता है रियल गैस के लिए जो इक्वेशन लगती है उसे बोलते हैं वैन डर वाल इक्वेशन। क्या, वैन डर वाल इक्वेशन, स्पेलिंग देख लेना एक बार, वैन डर वाल्स इक्वेशन। ये वैन डर वाल इक्वेशन क्या होती है, बोलते हैं P + A/V² और V - के B = RT। दिस इज द वैन डर वाल इक्वेशन, और कहां पर है वही आंसर होगा, बस और कुछ करना ही नहीं। P + A/V², V - B = RT, ऑप्शन ए करेक्ट। अब इधर देखना, ये जो टर्म आ रहा है A/V² और यहां पर B टर्म आ रहा है, ये क्या बताते हैं, ये भी पूछ लेता है कई बार। एसएससी जेईई में पूछेगा नहीं पूछेगा ये पता नहीं, लेकिन हाँ अदर एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ये हमने 2 अजम्पशन माने थे आइडियल गैस के लिए। एक अजम्पशन था कि एट लो प्रेशर मींस जो उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो नेगलेक्ट होता है प्रेशर की वजह से। तो यहां पर ये बताता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स आर नेगलेक्टेड, बट यहां नेगलेक्ट नहीं किया इसीलिए टर्म आ गया है, ठीक है। और हमने ये भी बोला था कि गैस का जो मॉलिक्यूल्स था विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर मॉलिक्यूल्स आर नेगलेक्टेड, लेकिन यहां पर गैस का मॉलिक्यूल्स भी इसीलिए माइनस किया हुआ है, ये बता रहा है गैस मॉलिक्यूल्स। क्लियर है ना। तो ये चीज अगर पूछता है आपसे तो आप टिक कर लेना और कुछ नहीं है, ठीक है। PV = nRT, ये इक्वेशन करेक्ट है क्या, कोई मुझे बताएगा। नहीं करेक्ट, यहां पर R' होना चाहिए तब करेक्ट थी, आइडियल गैस की इक्वेशन है ये। PV = RT कोई इक्वेशन नहीं है, ये भी कोई इक्वेशन नहीं। क्लियर है ना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इधर देखो क्वेश्चन पढ़ो जल्दी फटाफट। ये शायद मैं डिस्कस भी कर लिया हूं, चार्ल्स लॉ डिस्कस किया हो ना, बिल्कुल किया है। चार्ल्स लॉ सब जानते हैं, प्रेशर = कांस्टेंट पर चार्ल्स लॉ होता है, प्रेशर = कांस्टेंट क्या बताता है, चार्ल्स लॉ। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट पूछा है, रिलेशन पूछ लिया है, डायरेक्ट लॉ ना पूछ के रिलेशन पूछ लिया। क्या मतलब है, अगर आपको लॉ आता है तुरंत रिलेशन निकालोगे। हम जानते हैं प्रेशर तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो P1 P2 तो कहीं आएंगे नहीं, कहीं नहीं आएंगे। ये P1 वाले ऑप्शन सब तबाह, प्रेशर तो कहीं आएगा ही नहीं, प्रेशर डिफरेंट है। क्लियर है ना। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं PV = क्या है, MRT, ठीक है। फील करना कि प्रेशर तो कांस्टेंट, मास और R वैसे ही कांस्टेंट, तो मैं बोल दूंगा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैं तुरंत बोल सकता हूं V2/V1 = T2/T1 होगा। अब इसको देख लो कहां पर है, यही है ना, इसको इधर ले आओ, हम तुरंत बोल सकते हैं V2/T2 = V1/T1, ऐसे भी तो लिख लो, इसको नीचे ले आओ, इसको ऊपर ले आओ। तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, चुन्नू मुन्नू सा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर नेम ऑफ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ये बताया है, अभी बता दिया है तुरंत, देखो इंटरलिंक किया, क्वेश्चन पूछ लिया।
मैंने कंसेप्ट इंटरलिंक किया। आइसेंट्रोपिक का मतलब सेम एंट्रोपी। क्या मतलब है? सेम एंट्रोपी। और सेम एंट्रोपी किसके केस में भी है? जिसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक। और ये सारी चीजें मैंने प्रूफ की है कहां? कोर्स में। अगर आप कोर्स परचेज करते हो वहां पर आपको सारी चीजें प्रूफ के साथ मिल जाएंगी। वाई रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। क्या झलक देखना चाहते हो? देख लो। लो, बहुत से लोग चाह रहे होंगे सर हमारी चाहत ये बता दो। मतलब हम एंट्रोपी चेंज जब देखते हैं डेल्टा एस, ये होता है dQ अपॉन टी प्लस डेल्टा एस जनरेशन। ये कहां से आता है? ये भी प्रूफ है। अगर मैं ये सारे प्रूफ कराने लग गया तो फिर क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर पाएंगे, हम प्रूफ ही करते रहेंगे। देखो ये होता है हमारे पास डेल्टा एस, ठीक है। हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबल की। रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है, अभी मैंने डिस्कस किया था कल क्लास में, कल जब क्वेश्चन कराए थे, कि अगर मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जा रहा हूं और वापस आता हूं तो सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई भी इफेक्ट ना हो, और सिस्टम सराउंडिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ तो प्रोसेस के दौरान कुछ भी चेंज नहीं हुआ, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो एंट्रोपी भी जनरेट नहीं होती। जनरेशन ऑफ एंट्रोपी जीरो होता है। डेल्टा एस जनरेशन रिवर्सिबल के लिए क्या होगा? जीरो। समझना, फील करना। डेल्टा एस जनरेशन क्या हो गया? जीरो। और एडियाबैटिक की बात करते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस आर दैट प्रोसेस इन विच हीट इंट्रैक्शन जीरो होता है। हीट इंट्रैक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज जीरो। तो डेल क्यू जीरो, इसका मतलब ये जीरो। ये डेल ले लेना, डेल क्यू, क्योंकि हीट इज अ पाथ फंक्शन नॉट अ पॉइंट फंक्शन। दैट इज व्हाई वी called it as an inexact differential, and inexact differential represented by del operator, not the d operator. D operator is for exact differential properties that are the property of the function, but heat is not the property of the function, property of the system. Clear है ना? इधर देख लो। इसका मतलब डेल्टा एस क्या आ गया? जीरो आ गया। और डेल्टा एस जीरो का मतलब S2 माइनस S1 इक्वल टू जीरो, और हम तुरंत बोल देंगे S2 इक्वल टू S1। इसका मतलब अगर मैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक की बात कर रहा था तो इसकी एंट्रोपी सेम है। एंट्रोपी सेम है तो कहां है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस? आंसर करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। बाकी रिवर्सिबल आइसोथर्मल नहीं है, रिवर्सिबल आइसोबारिक भी नहीं है, आइसोकोरिक भी नहीं है। आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, यही देख लो। आइसोबारिक का मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। These are the other processes, but these are not the isentropic process. कौन सी आइसेंट्रोपिक है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। क्या यह चीज क्लियर हुई? बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। ओके सर। देखो अगर इस तरह से चीजों को इंटरलिंक करके पढ़ना है तो आप एक बार कोर्स देखो तो सही, आपको इतना ब्यूटीफुल कोर्स लगेगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और कॉस्ट भी बहुत मिनिमम है, आप वेबसाइट पर जाके देख सकते हो, बहुत मिनिमम कॉस्ट रखी है सिर्फ आपके लिए, ठीक है। देखो सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, एडिशनल आपको कोर्स भी प्रोवाइड किया गया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा स्क्रीन पर, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। देखो नाम से ही पता चल जाएगा, जिसको इसका मीनिंग ही पता होगा वो ही बता देगा। क्वासी का मतलब होता है क्या? क्वासी का मतलब होता है ऑलमोस्ट, स्टैटिक का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। क्या? इक्विलिब्रियम, ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम। मतलब कहने का कि अगर हमको ऐसी प्रोसेस बनानी है जो हर जगह इक्विलिब्रियम में हो, तो हर जगह इक्विलिब्रियम में हो, ईच एंड एवरी स्टेट क्या हो? ऑलमोस्ट इक्वल हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो उस प्रोसेस को बहुत स्लोली मूव कराना पड़ेगा। उस प्रोसेस को क्या कराना पड़ेगा? इनफाइनाइट स्लोली होगी। इनफाइनाइट स्लोली प्रोसेसेस आर नोन एज क्वासी स्टैटिक। तो कहां है इनफाइनाइट स्लोली प्रोसेस? ऑप्शन ए इज द करेक्ट। रैंडम प्रोसेस नहीं होती, रैंडम प्रोसेस जितनी भी होती है वो सब पॉलीट्रॉपिक होती है, स्पॉन्टेनियस भी नहीं है, स्टेशनरी प्रोसेस भी नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्लियर है? देखो कंसेप्ट अगर आपको आते हैं तो क्वेश्चन कर लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारी स्क्रीन पर। विच रिलेशन क्लियरली डिपिक्ट्स द एब्सोल्यूट थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बात कर रहा है? एब्सोल्यूट थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल की बात कर रहा है। ये आता है जब हम पढ़ते हैं रिवर्सिबल इंजन के लिए। तो केल्विन ने दिया था और रिवर्सिबल इंजन, रिवर्सिबल डिवाइस बोल दो, कौन सी साइक्लिक डिवाइस कुछ भी हो, उसके लिए उसने बोला था कि हीट का जो रेशियो होगा Q1/Q2 वो होगा टेम्परेचर रिजर्वॉयर के रेशियो के बराबर, T1/T2 के बराबर। दिस इज द थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल गिवन बाय केल्विन। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल किसने दी थी? बाय केल्विन। केल्विन के द्वारा दी गई थी। तो
तो आपको पता चल गया। तो यहां पर देखो Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू T1 अपॉन T2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू T2 अपॉन T1 लिख सकते थे, लेकिन ये T1 अपॉन T2 है, ये गलत है। ये ऐसे तो हो सकता था Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू T2 अपॉन T1, ये तो सही था अगर होता तो, लेकिन ये गलत है। Q1 अपॉन Q2 T1 अपॉन T2 ये सही है, एंड Q2 अपॉन Q1 ये गलत है, ये गलत है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। नन ऑफ दिस तो है ही नहीं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्लियर है ना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर देखो क्या बोल रहा है, गैसेज हैव, क्या बोल रहा है, गैसेज हैव। अच्छा, ये क्वेश्चन है 2 स्पेसिफिक हीट, 3 स्पेसिफिक हीट, 1 स्पेसिफिक हीट, नन ऑफ दिस। अभी हमने बताया है कि गैसेज के लिए, फॉर गैसेज 2 स्पेसिफिक हीट होती है, सीपी एंड सीवी। तो कितनी हो गई, 2। ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, 2 स्पेसिफिक हीट। सीपी को बोलते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। और यहां से इनका जो रेशियो होता है सीपी अपॉन सीवी, वो बताता है एडियाबैटिक इंडेक्स, ये हम देख चुके हैं कई बार, ठीक है। लेकिन इनका जो डिफरेंस होता है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है। समटाइम्स आर ना देके वो बोलेगा डिफरेंस ऑफ सीपी माइनस सीवी रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि सीपी माइनस से सीवी घटाऊंगा तो वो फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है वर्क डन बाय द पिस्टन। बोलो सर ये कहां से आ गया, ये सब प्रूफ किए गए हैं, वर्क डन बाय द पिस्टन। क्यों, क्योंकि जब मैं स्पेसिफिक हीट का मैंने बताया था, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ये कोई पिस्टन है, इसमें मैंने गैस भर दी, फील करना मैं बहुत जल्दी बता रहा हूं, इसीलिए क्या भर दी, गैस कितनी, 1 kg, और इसको मैं फ्लेम दे रहा हूं, फ्लेम मतलब हीट दे रहा हूं यहां से। जैसे ही मैं हीट सप्लाई करूंगा तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं कांस्टेंट प्रेशर पर। इसका मतलब ये पिस्टन जो है फ्री टू मूव है, ये ऊपर जाएगा। अगर मैं इसको हीट दूंगा तो ये पिस्टन ऊपर जाएगा, अगर पिस्टन डिस्प्लेस करेगा तो कुछ ना कुछ वर्क करेगा, 100% करेगा। इसका मतलब मैं जितने भी हीट सप्लाई कर रहा हूं वो 2 जगह जा रही है, एक तो इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रही है और एक इसको वर्क को करा रही है। इंटरनल एनर्जी इज द स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, तो टेम्परेचर भी हमारा बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन कुछ हिस्सा इसको वर्क कराने में चला गया, वर्क, और कुछ हिस्सा इसको टेम्परेचर इंक्रीज कराने में चला गया। मतलब कहने का मैंने कितनी हीट सप्लाई की, जो 1 kg ऑफ मास को 1 डिग्री ऑफ सेल्सियस से इंक्रीज कर दे, ऐसी हीट को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। लेकिन अगर मैं इसे कांस्टेंट वॉल्यूम रखता तो कोई वर्क नहीं होता, वर्क नहीं होता तो जितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज अ कंजर्व क्वांटिटी। जितनी हमने सप्लाई की कहीं ना कहीं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ी होगी, इसीलिए कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट सप्लाई कम होता है टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। दैट इज वाई सीवी इज लेस देन सीपी एंड सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। फील हो रहा होगा। और जो एक्स्ट्रा हमने हीट दी है वो वर्क को करा रही है, और डिफरेंस वही तो कहला रहा है, वर्क डन बाय द पिस्टन। इस तरह से कंसेप्ट अगर आपको पढ़ने हैं तो ये सारी चीजें, ये सिर्फ यही कंसेप्ट नहीं, हर एक कंसेप्ट को ऐसे ही वहां पर डिस्क्राइब किया गया है। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को आपके दिमाग में मैप कराने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 स्पेसिफिक हीट। अब यहीं से मैं एक कंसेप्ट इंटरलिंक कर लेता हूं, देखो क्या कंसेप्ट है, यहां पर लिख रहा हूं मैं। अगर बात करता है इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस की, किसकी, इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस। तो इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस जनरली क्या क्या होते हैं, वो होते हैं लिक्विड, लिक्विड बोल दो, और सॉलिड। इनके लिए सिर्फ एक स्पेसिफिक हीट होती है, ओनली सी। और यहां पर सीपी इक्वल टू सीवी इक्वल टू सी क्या होता है, बराबर होता है। तो एक ही स्पेसिफिक हीट होती है, कभी पूछता है तो आप उसको भी आंसर कर देना, ठीक है। यहीं पर इंटरलिंक कर दिया। लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, क्या के साथ मैंने डिस्कस भी कर लिया है। क्या क्वेश्चन है, देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स आर, पॉइंट फंक्शन होती है, सब जानते हैं। प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, प्रॉपर्टीज क्या है, पॉइंट फंक्शन, यहां लिख लो। हमेशा क्या होती है, पॉइंट फंक्शन, पॉइंट पर डिपेंड करती है, नॉट पाथ फंक्शन। और इनको कई बार ऐसे ही पूछता है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। बहुत अच्छे। दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय मी ओनली। मतलब कहने का हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, उम्मीद करता हूं आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। और लेक्चर वाकई में अगर पसंद आया है आपको तो चीजों को सपोर्ट किया करो, शेयर किया करो, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। और आप नया जुड़े हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको हर एक कंसेप्ट का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, और आप इसी तरह कंसेप्ट को इंटरलिंक करना सीख जाओ, ठीक है। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो
तो उससे भी जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वो क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि वहां पर एग्जाम के नोटिफिकेशन, आपको ट्रिक्स वगैरह, आपको गाइडेंस, सारी चीजें आपको वहां पर मिल सकती हैं। इजीली आप हर चीज को वहां पर देख सकते हैं। अदरवाइज नहीं, क्या होता है कि आप सर्च करते हो गूगल में, टाइम वेस्ट करते हो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहां से देखो, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो उसे मूव ऑन करो, अदरवाइज क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। ठीक है ना? और दूसरा ये भी है कि कोर्स अगर लेना है तो www.cizplus.com पर जाना है। फिर बता दे रहा हूं मैं एक बार, वैसे तो आप सबको पता है। ठीक है? और एक हमारा ऐप का नाम है CIZ प्लस, उसको भी डाउनलोड कर लेना है। कहां से? प्ले स्टोर से। आज के लिए इतना ही बहुत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। इसी तरह इंजीनियरिंग की और भी कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक्स के साथ जुड़ सकते हैं। और कंप्लीट कोर्सेज के लिए आप जाएं www.cizplus.com पर, या फिर आप मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है CIZ प्लस, एंड इट्स लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।